अगर वो कांग्रेस से अलग होते हैं तो मैं आजाद साहब के साथ हूँ। आप आजाद साहब के साथ हैं? बिल्कुल। उसके अलावा बात करके हमारी कांग्रेस आजाद साहब है। अच्छा, आपकी हमारी कांग्रेस जो है, हम यहाँ आजाद साहब के साथ जुड़े हुए, तो हमारा यहाँ कांस्टिट्यूंसी का वोटर जो है, बल्कि खिते चिनाब का वोटर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आजाद साहब के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी वो कांग्रेस को तभी जानते हैं जब आजाद साहब करेंगे कि आपके मजीद वानी जी हैं, उनके फर्जंद हैं जो आगे अब जो है शायद कारोबार संभालेंगे डोडा का। लेकिन जहां तक हमारी रिपोर्ट्स हैं कि शायद रामबन की रिजर्वेशन को कैंसिल किया जाएगा और डोडा को रिजर्व किया जाएगा। तो उसके बाद अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है तो क्या उनके फर्जंद को चांस मिलेगा, या वो खुद उठेंगे, या कोई नया लीडर जो है आने की आशंका है? चीज़ तो वाजह है कि आज हम अगर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है डोडा से, डोडा की भी अलग अलग पिकनिक स्पॉट है, देसा है, ये इधर है आपका डल दमन है, लाल दमन है, लाल दमन तक आज तक रोड नहीं पहुंची, अभी भी लटक लटक के रोड पहुंच रही है, ठीक है। और इधर तो डल दमन में तो रोड ही नहीं है कहीं। उसके अलावा आपको श्योजधार का वो ट्रैक बनाया गया है। उसके अलावा जो पीछे जितने भी इलाके हैं, आप अगर यहाँ ब्रेसवाना से ऊपर जाएंगे, वो बड़े खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन उन तक रसाई नहीं है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को कभी इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया कि आप उसको देखें। लिए भद्रवाह को बड़ा खूबसूरत कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी इस लाइन पे भी हुई है बड़ी जगह पे, जिनको हम बादशाह अपने समझते हैं, कहीं ना कहीं उनने भी हमसे खताएं की? वक्त में अगर रियाज जी को जो है मैंडेट नहीं दिया गया, या किसी और नौजवान को मैंडेट नहीं दिया गया कांग्रेस में, जिसकी से है इलाकों में, जिसको जानते हैं, तो क्या वो खुद मुख्तार भी लड़ सकता है, या पार्टी की कमांड का ही इंतजार करेगा? क्योंकि गठ में शायद अगर मौसम ठीक हो तो गर्दे से ऐसा हाल होता है कि इंसान को क्रॉनिक डिजीज होती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अब जो है या तो मुझे अपना बिजनेस कहीं और सेटअप करना चाहिए, या कुछ और इसका हल निकालना चाहिए? डीडीसी के चुनाव जो पिछले साल हुए, लेकिन जो लोगों की उम्मीदें थी कि अब डीडीसी बन रहे हैं, पता नहीं यहाँ शायद ये डोडा डिस्ट्रिक्ट सोने की चिड़िया ही बन जाए, लेकिन जहाँ तक हमें देखने में आया, और हम 1 साल से पूरा संघर्ष कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से लड़ रहे हैं कि आपने हमें डीडीसी तो बना लिया, लेकिन जो डीडीसी के काम, जो सपने आप पहले हमें दिखा रहे थे, कहीं न कहीं थोड़ा सा उनमें से अगर 16 आने में से नहीं, 16 आने नहीं तो कम से कम 2 आने तो वो होना चाहिए था। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। सरकार के दावे हैं कि ब्लॉक लेवल के सतह पे और ख़ास तौर पे हर एक गांव में जो है खुशहाली आई हुई है, हर एक गांव जो है तरक्की की राह में गामजन हो रहा है, और ख़ास तौर पे तरक्की इतनी हो रही है कि ग्राउंड पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो इलाके जिनको बैकवर्ड एरिया का दर्जा था, उन इलाकों में क्या कोई बदलाव आया है? आज हम मिलने आए हैं कांग्रेस लीडर रियाज जी से गठ, और उनसे हम पूछेंगे कि असल में असलियत क्या है, क्या गाँव में बदलाव आया? डीडीसी इलेक्शन हुए, बीडीसी इलेक्शन हुए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हर जगह पे यही बात कह रही है कि हमने जम्मू कश्मीर को बदला है। अब कितना बदलाव आया है, हम इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है स्ट्रीट लाइन में। शुक्रिया। रियाज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बीडीसी इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन हुए, और डीडीसी इलेक्शन पहली बार पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से हुए कि बाकायदा लोगों ने जो है नुमाइंदे चुने। तो उसका मेन कारण ये था कि किसी तरीके से जो है लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन लिया गया, उसके बाद जो बदलाव है वो ये है। तो क्या आप मानते हैं कि डीडीसी जब बनाए गए, क्या ग्राउंड की सतह के ऊपर, ज़मीन की सतह के ऊपर कोई बदलाव आया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीडीसी के चुनाव जो पिछले साल हुए, लेकिन जो लोगों की उम्मीदें थी कि अब डीडीसी बन रहे हैं, पता नहीं यहाँ शायद ये डोडा डिस्ट्रिक्ट सोने की चिड़िया ही बन जाए, लेकिन जहाँ तक हमें देखने में आया, और हम 1 साल से पूरा संघर्ष कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से लड़ रहे हैं कि आपने हमें डीडीसी तो बना लिया, लेकिन जो डीडीसी के काम, जो सपने आप पहले हमें दिखा रहे थे, कहीं न कहीं थोड़ा सा उनमें से
अगर 16 आने में से नहीं, 16 आने नहीं तो कम से कम 2 आने तो वो होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हमें देखने को सिर्फ यही मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंगों पे मीटिंगें करती रही, मीटिंगों पे मीटिंगें करती रही, लेकिन जो ग्राउंड लेवल का काम वो अभी तक वैसे जैसा था वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बना। जो हमें इन्होंने 70 लाख रुपया दिया था, जो जब हम डीडीसी बने तो इन्होंने हमसे 1 साल का पूरा प्लान मांगा। हमने एक बार दिया तो रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार दिया फिर रिजेक्ट किया, तीसरी बार दिया। उनका ये कहना था कि ये जो आप प्लान दे रहे हो ये आप कोई जर्नल 1 2 का 3 4 काम रख दीजिए। लेकिन हमने चुनाव लड़ा, हम लोगों के बीच गए, हमें मालूम है किस जगह पे क्या ज़रूरत है। अगर हमें बनाया गया तो हमारा प्लान बार बार रिजेक्ट क्यों किया गया, जबकि हमें मालूम है किस जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे स्कूल चाहिए, कहाँ पे किन लोगों को पानी चाहिए, किन लोगों को बिजली चाहिए, किन लोगों को रास्ते चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक जो अप्रूव प्लान हुआ था, अभी तक कुछ कामों के टेंडर निकाले गए हैं, लेकिन कुछ अभी ऐसे ही पड़े हैं। ठेकेदारों ने जो टेंडर दिया, हम उनको बार बार देखिए, हम जाते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं कि हमें कम से कम जो पैसा हमारा बच रहा है, अगर ठेकेदार अगर किसी काम के लिए हमने 2 लाख 3 लाख रखा है, ठेकेदार उसको 1 लाख 1.5 लाख में ले जाता है, उस टेंडर को अपने नाम अलॉटमेंट करवाता है। जो बाकी पैसा बचता है कम से कम उसका कुछ न कुछ इजाला करें और हम कुछ नए काम उसमें ऐड कर सकें। लेकिन ऐसा डिप्टी कमिश्नर साहब ने कुछ भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई फैसला, हाथमी फैसला नहीं। आपके जो अभी डीडीसी के जो बाकायदा कैप्टन चुने गए हैं, चेयरपर्सन जो चुने गए हैं, क्या वो तो नहीं कहीं जो है इसमें मुदाखलत करते हैं कि कहीं जो है, क्योंकि आपके पार्टी, क्योंकि आप कांग्रेस से हैं, वो बीजेपी से हैं, कहीं ना कहीं जो है ये काम ना कर पाएँ और उसके बाद जब मौका आएगा आगे असेंबली इलेक्शन जब होंगे तो उस वक्त ये लोगों के सामने नहीं जा पाएंगे? जहाँ तक मैंने देखा, डीडीसी चेयरपर्सन जो हमारे हैं धनहतर सिंह जी, जब भी उनके पास कुछ भी ऊपर से कोई मांगता है, सरकार से ब्यूरोक्रेट कुछ भी मांगते हैं, तो मुझे हमें जहाँ मेरा ताल्लुक़ है कि वो हमें इन्फॉर्म करता है कि ऐसे है, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो पावरें हैं उनके पास भी जो उनको होनी चाहिए थी। तो रियाज जी, अब बात कुछ किसी और तरीके से करते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन आई, डीलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट बाहर नहीं आई। उसके कुछ ही चंद जो है, आपने भी शायद सुना होगा, हमने भी यही सुना कि भाई 6 जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू प्रांत को दी गई हैं और 1 कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर प्रांत को। उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या वो सही हुआ? जहाँ तक हमने सुना, हम भी सुन ही रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बाहर निकला तो नहीं है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने सुना कि किश्तवाड़ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, डोडा में दो बन रही है, तो रामबन और भद्रवा को भी इन्हीं के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन वो भी, रामबन भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत पुरानी है, भद्रवा में भी है। तो अभी तक बाहर उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक कोई पत्ता फेंके ना, तब तक हमें क्या पता चलेगा ये कौन सा पत्ता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या आप, अगर 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू प्रांत को दी जाती है तो क्या आप इसमें खुश हैं? क्योंकि पहली बार जो है कश्मीर को जो है बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसा तो अब ये हायर अथॉरिटीज़ का काम है, ये हमारा काम नहीं है। उतना तो हम नहीं बोल सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ती हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा है, क्योंकि श्रीनगर में भी इनको बढ़ानी पड़ेगी। अगर जम्मू में बढ़ानी है तो श्रीनगर भी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चिनाब वैली हिल डेवलपमेंट काउंसिल का एक नारा जो है आप ही के यहीं गढ़ से ही वो लीडरान रहे हैं जिन्होंने जो है इसके लिए जद्दोजहद की थी। बाद में वो जो है ठंडे बक्से में चला गया और चिनाब जो है आज भी रो रहा है। चिनाब की रोड पूरी की पूरी तबाह है। जो पिछली सरकारें जितनी भी आई हो, नई सरकारों ने चलो NHIDL को दे दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन पुरानी सरकारों ने इस रोड का भी कोई अजाला नहीं किया। उसके अलावा जितनी भी रोड्स एंटायर डोडा में बनी हैं, वो
वो कांग्रेस के दौर में बने हैं, एनसी के दौर में बने हैं, लेकिन वो डेथ ट्रैप्स हैं। आज भी जो है आपको सुनने में आता है एक वैन गिर गई, एक गाड़ी गिर गई और जो है 4 या 5 लोग जो है जाँ बहक हो गए हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि चुनाव की जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज 2 सीटें बढ़ा रही हैं खासतौर पर इस इलाके में, तो क्यों जो है कश्मीरी लीडरान को पेट दर्द हो रहा है? कश्मीरी लीडरान को पेट दर्द तो होगा ही, क्योंकि हमेशा जब भी चीफ मिनिस्टर बनता था वो कश्मीर से बनता था। लेकिन अगर जम्मू से भी बने उनको पेट दर्द तो नहीं होना चाहिए। जम्मू का भी चीफ मिनिस्टर चाहिए हमें, क्योंकि हम आज तक खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा को हमेशा पिछाड़ा गया है। ये इसको एंड पे रखा गया है। हमारी यहाँ कोई भी आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि जो रोडें बनी वो चिनाब के किनारे किनारे सारा एरिया जो है ढडल है। आए दिन जब भी इंसान यहाँ का कोई भी व्यक्ति जम्मू के लिए जाता है या कश्मीर के लिए जाता है, जान हथेली पे रख के जाता है, क्योंकि इतना ढडल है कि कहीं भी किस रास्ते में ये पता नहीं होता है कि मैं सुबह निकला हूँ और शाम को वापस पहुँचूँ या ना पहुँचूँ। उस लिहाज से हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा बहुत ही पसमानदा और बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसलिए हमें भी खुशी है कि अगर जम्मू का चीफ मिनिस्टर बने, ये हम भी चाहते हैं। कांग्रेस इससे मुत्तफिक है? बिल्कुल। तो जैसे कहा जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद जब चीफ मिनिस्टर थे उस ज़माने में जो है यहाँ पैसों का सैलाब आया था डोडा में, तो क्या आप इस चीज़ से मुत्तफिक? बिल्कुल, ये सही बात है। जितने काम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किए हैं अपने टेन्योर में, तो मुझे नहीं लगता है उतने काम और किसी ने किए होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कितने, यहाँ मेडिकल कॉलेज डोडा में जो हम सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिला। गणपत ब्रिज उन्होंने बनाया, नासिर टनल उन्होंने बनाया। अब रिबन काटने से कोई आए और रिबन काटे, उससे थोड़ी होता है कि वो गणपत ब्रिज तो आज तक इनॉग्रेट नहीं हुआ है, उसका पिलर टेढ़ा है जिसकी वजह से आज तक उसकी इनॉग्रेशन नहीं हुई है। और उसमें जो बाज़ाब्ता आज केस भी अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसका अभी अजाला नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिनके आज़ाद साहब के टाइम में जो कॉन्ट्रैक्टर मिले हैं, जहाँ तक हमारी रिपोर्ट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर तो बाहर के थे, यहाँ तो सिर्फ सबलेट किया जाता था। तो आपको नहीं लगता है कि आज अगर सुध महादेव का टनल बन रहा है, ये जो डिमांड थी पीछे डोडा डिस्ट्रिक्ट ने की थी कि हमें एक अल्टरनेट रूट दिया जाए, वो अल्टरनेट रूट आप कहीं से भी दें, वो आप देसा कपरन का अगर देना चाहते हैं अल्टरनेट रूट, वो दें, कोई भी दें, लेकिन आने वाले वक्त में जो रिपोर्ट्स हैं कि जियोलॉजिकल रिपोर्ट जो हैं कि ये रास्ता जो है सिंक होने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि हम जिस लीडर को अपना रहनुमा कहते हैं वो हमें धोखा देता है? देखिए, वो जो आप सुध महादेव का रास्ता बोल रहे हैं, टनल बोल रहे हैं, वो भी तो आज़ाद साहब ने ही प्रोजेक्ट किया, उन्होंने उसकी DPR बनवाई थी। तो उसके बाद सरकार चेंज हुई तो बीजेपी वालों ने तो करना ही था, उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठाया। लेकिन कांग्रेस के दौर में कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी भी क्लैरिटी हो, कांग्रेस के दौर में कहीं ना कहीं कागजों के ऊपर चीज़ें आ जाती थी, लेकिन ग्राउंड पे चीज़ें आने के लिए 5 से 10 साल लग जाते थे। लेकिन आज के दौर में अगर NHAIL-DL का कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से वो काम चल रहा है। बेशक वो कोई भी गवर्नमेंट हो, आने वाले वक्त में गवर्नमेंट बदल भी जाती है, क्या वो गवर्नमेंट नहीं उसका वो शह लेगी कि भाई साहब ये रास्ता अब हमने बनाया और वो रिबन काटने हुआ, वो थोड़ी कोई बोलेंगे बीजेपी ने काटा। जैसे GMC डोडा आपका है, बनवाया तो इस सरकार ने ना, बेशक उस वक्त जो है अलॉट उन्होंने करवाया है। तो ये सब चीज़ें क्या आपको लगता है कि हमें सरकार जो होती है, अगर वो पॉजिटिव वे से काम कर रही है, तो हमें उनको भी जो है मान्यता देनी चाहिए? इसका मतलब है कि एक प्राइम मिनिस्टर आए और वो अपना DPR बनाए, वो अपना प्रोजेक्ट बनाए, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, क्या दूसरा प्राइम मिनिस्टर वो उस पर अमल दरामद नहीं करेगा? वो तो करना है, उन्होंने वो तो करना पड़ता है। वो तो तरीके से जब मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी थे, उनके जो फर्जंद आगे आए खालिद नजीब सोहरवर्दी, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसी रोड्स है जो दी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने उनका शरह लिया है डोडा में। उन्होंने भी दी, उन्होंने भी अपने टेन्योर में अच्छा काम किया, कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया। देखिए, ये जो रोडों का जाल आप देख रहे हो, ये तो हकीकी में अटल बिहारी वाजपेयी की स्कीम, ये तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, ये उनका काम था। लेकिन फिर कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने उन रोडों को बनाया। आज देख रहे हैं आप, हर गांव में रोड पहुंची हुई है। जहां हमें दो से 3 दिन लगते थे पैदल जाने में, आज 1-2 घंटे में हम चले जाते हैं। अब डोडा की सियासत के बारे में बात करेंगे कि आपके मजीद वानी जी हैं, उनके फर्जंद हैं जो आगे अब जो है शायद
कारभार संभालेंगे डोडा का, लेकिन जहाँ तक हमारी रिपोर्ट्स हैं कि शायद रामबन की रिजर्वेशन को कैंसिल किया जाएगा और डोडा को रिजर्व किया जाएगा। तो उसके बाद अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है तो क्या उनके फर्जंद को चांस मिलेगा, या वो खुद उठेंगे, या कोई नया लीडर जो है आने की आशंका है? देखिए, इसके लिए मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का काम है, हायर अथॉरिटीज़ का काम है, ये उनका काम है। किसको लड़ाना होगा, किसको नहीं लड़ाना होगा, ये वही जवाब देंगे, ये उनको ही पता होगा। आपको नहीं लगता है नहीं, आपको नहीं लगता डीडीसी इलेक्शन में अगर तरीके से बैठ के समझौता किया होता, जिस तरीके से आपने बाज़ाब्ता गुंदरा में समझौता किया और उसके अलावा मरमत में आपने समझौता किया, आपने जो है भक्ति परिहार को हरवा दिया, तो क्या बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर भी अगर समझौता हुआ होता तो शायद वो आपका डीडीसी चेयरमैन आज होता, शायद आप ही होते। आपकी बात ये सही है, ये मैं मानता हूं कि अगर उस दिन समझौता हुआ होता तो यहाँ का डीडीसी चेयरपर्सन जो होता वो शायद कांग्रेस का या किसी और पार्टी का होता। लेकिन इन दोनों लीडरान ने उस दिन थोड़ी कोताही की, तो क्या पता है लोगों का, अब लोगों के फैसले क्या होंगे, किस तरफ से होंगे, कैसे होंगे, तो ये लोग ही जानते हैं। क्योंकि लोग इस वक्त, वोटर जो है वो लीडर से मुझे लगता है ज़्यादा समझदार है और ज़्यादा अक्ल रखता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लोग बखूबी जान क्या आने वाले वक्त में अगर रियाज जी को जो है मैंडेट नहीं दिया गया या किसी और नौजवान को मैंडेट नहीं दिया गया कांग्रेस में, जिसकी से है इलाकों में, जिसको जानते हैं, तो क्या वो खुद मुख्तार भी लड़ सकता है या पार्टी की कमांड का ही इंतजार करेगा? ऐसा अभी मेरा कोई विचार नहीं है। जब भी कोई डिसीजन हायर अथॉरिटीज लेती है तो हमें शायद उसका पालन करना चाहिए और करना भी चाहिए। जैसे कांग्रेस में जो है आज़ाद साहब तो अभी पालन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो बाज़ाब्ता एक मोर्चा खोल लिया है, बिल्कुल एक अलग लीडरों का, तो उसमें आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? अगर वो कांग्रेस से अलग होते हैं तो मैं आज़ाद साहब के साथ हूँ। आप आज़ाद साहब के साथ हैं? बिल्कुल। उसके अलावा आप बात करते हैं, हमारी कांग्रेस आज़ाद साहब है। अच्छा, आपकी हमारी कांग्रेस जो है, हम यहाँ आज़ाद साहब के साथ जुड़े हुए, तो हमारा यहाँ कांस्टिट्यूंसी का वोटर जो है, बल्कि खिते चिनाब का वोटर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद साहब के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी वो कांग्रेस को तभी जानते हैं जब आज़ाद साहब है। एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, जब भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब आज़ाद साहब खुद चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का क्यों नहीं सोचा उन्होंने? अब मेरे पास जो खबर है वो ये है कि डीडीए, डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने भी वाली थी, लेकिन इंटरवीन किया गया चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से, उसको शायद रोका गया। तो उसके बारे में आप, क्योंकि देखो ना, ये चीज़ तो वाज़ेह है कि आज हम अगर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है डोडा से, डोडा की भी अलग अलग पिकनिक स्पॉट है, देसा है, ये इधर है आपका डल दमन है, लाल दमन है, लाल दमन तक आज तक रोड नहीं पहुंची, अभी भी लटक लटक के रोड पहुंच रही है, ठीक है, और इधर तो डल दमन में तो रोड ही नहीं है कहीं। उसके अलावा आपको श्योज धार का वो ट्रैक बनाया गया है। उसके अलावा जो पीछे जितने भी इलाके हैं, आप अगर यहाँ ब्रेसवाना से ऊपर जाएंगे, वो बड़े खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन उन तक रसाई नहीं है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को कभी इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया कि आप उसको देखें, लिए भद्रवाह को बड़ा खूबसूरत कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी इस लाइन पे भी हुई है बड़ी जगह पर, जिनको हम बादशाह अपने समझते हैं, कहीं ना कहीं उनने भी हमसे खताएं की? देखिए, मैं आपको बोलूँगा, डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ कोताही तो हुई है, सोतेला बर्ताव तो हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा इतना खूबसूरत इलाका और खूबसूरत एरिया है। ये चाहे देसा कपरन से लेकर वहाँ बलवना तक, जो भी ऊपर जंगल आता है, और इतने पिकनिक स्पॉट, अच्छे पिकनिक स्पॉट है। मैं काफ़ी जगहों पे गया, लेकिन हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया गया है, लेकिन वो सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किया, वो पहले एनसी गवर्नमेंट ने भी किया, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा कहाँ पे है, कैसा है। अगर यहाँ पे टूरिज़्म होता तो यहाँ इतनी गुर्बत नहीं होती। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं जानता हूँ कि इन लोगों की हालत, हमारे लोगों की हालत क्या है, ये किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं जगह जगह पहुँचता हूँ, जाता हूँ। मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि देखिए, मैंने कुछ रोडें ऐसी दी थी इनको कि हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। रोडें तो मैंने दे दी थी, पिपरन रोड मैंने दे दी थी, मैंने गुंदना टू पिपरन दी थी, मैंने देसा टू पिपरन दी थी, मैंने कुल्हान टू पिपरन दी थी, लेकिन ना अप्रूव होने के कारण ये हुआ
कि वो क्यों नहीं अप्रूव हुई, कि उसमें फॉरेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमें वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ला रहा है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को अगर कुछ इजाला करना है, अगर इन लोगों को इस गुर्बत से बाहर निकालना है, तो हमें वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शायद एक तरफ करके हम जंगल का कटाव नहीं करेंगे, लेकिन रोड बहुत ज़रूरी है। अगर रोडें बन जाए तो हमारा टूरिज़्म इतना बढ़ सकता है कि मैं बोलता हूँ यहाँ का बेरोज़गार नौजवान जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि वो रोज़गार उसको मिल जाएगा और अच्छे बहुत सारे लोगों को अच्छा रोज़गार मिलेगा। ये भी कहते हैं लोग कि रियाज जी जो हैं ख़ास तौर पर गठ में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके अपने जो हैं वेंचर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर क्रशर्स हैं। क्रशर्स के ऊपर बहुत सारा शोर भी उठा और उन क्रशर्स से जो है बाज़ार गठ के नीचे ही लगे हुए हैं, कुछ इस इलाके में कुछ उस इलाके में, लेकिन कहा जाता है कि ये कंट्रोल सारा जो है रियाज साहब के पास है, जो वो चाहते हैं वो इस इलाके में होता है। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी उन्होंने आपके लिए सहूलत कर दी है, आप सिर्फ आपको 2 डिपार्टमेंट आपसे डील करते हैं क्रशर्स में, कहीं ना कहीं जो है इन क्रशर्स को शिफ्ट करना चाहिए किसी और इलाके में। क्योंकि गठ में शायद अगर मौसम ठीक हो तो गर्दे से ऐसा हाल होता है कि इंसान को क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अब जो है या तो मुझे अपना बिजनेस कहीं और सेटअप करना चाहिए या कुछ और इसका हल निकालना चाहिए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मेरा मकसद और मतलब एक ही था। वो मेरा मकसद क्रशर लगाना नहीं था या और कुछ नहीं था, बल्कि आप बखूबी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के साथ आपको किस जगह पे वो ज़मीन दिखाई दे रही है जहां हमें आने वाले काल में कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे बेरोज़गारी ख़त्म हो, बेरोज़गारी ना बढ़े। तो हमने उस ज़मीन, देखिए मैं वहीं पहुंचूंगा। उस ज़मीन को हमने इसलिए लेवल करने की कोशिश की कि वो जो 50-60 कनाल ज़मीन बनेगी, कल को किसी भी किस्म की कोई इंडस्ट्रीज वहाँ खुल सकती है, क्योंकि वो मेरी मलकियत ज़मीन है, अपनी ज़मीन है। वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ की जनता के लिए, यहाँ गठ के लोगों के लिए, गठ के नौजवानों के लिए, कि वो भी कुछ वहाँ पे कल खोल सकते हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, यहाँ हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, प्लेन ज़मीन, हमवार ज़मीन कहीं पे नहीं है। देखें कानून ये कहता है इसको हटाना है, इस क्रशर को यहाँ हमने नहीं रखना है, लेकिन शायद 1 साल और चले यहाँ पे, क्योंकि जब तक वो ज़मीन पूरी तरह से हमवार ना हो तब तक नहीं हटाएंगे। उसके बाद हमने इसको दूसरी जगह यहाँ नहीं रखना है, यहाँ कोई और बनाएंगे हम, और कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मतलब कोई भी काम अगर लीगल तरीके से हो, हमने यहाँ जितना भी डोडा का देखा है हर जगह तकरीबन इलीगल तरीके से ही चल रही है सिस्टम। मिसाल अगर कोई रेत का अगर कारोबार कर रहा है, खच्चर से गरीब जो है रेत उठा रहा है, रास्ते पे ला रहा है, रास्ते पे रात के अंधेरे में जो है वो ट्रकर्स जो हैं इलीगल तरीके से उस सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये आप ही का इलाका है तकरीबन, है नहीं? तो आपको नहीं लगता है कि इसको, क्योंकि कानून पंचायत को जो है माइनिंग का राइट्स दिए गए हैं आजकल, ठीक है, बाज़ाब्ता वो डिसाइड कर सकते हैं। उसमें हमारी बात डीसी साहब से भी, उन्होंने कहा कि हम जो है अब रेत के लिए ख़ास तौर पे हम जो टेंडर निकाल रहे हैं बाज़ाब्ता। उसके बाद जो है वहाँ 3 ऐसे स्लॉट रखे जाएंगे, उन 3 स्लॉटों में जो है हम खच्चर वालों को ही जो है कंपलसरी रखेंगे कि खच्चर वालों से ही आपने रेत निकलवानी है, बिकॉज ये एरिया ऐसा है कि जहाँ आपको रेत मिलेगी, जहाँ आपको बजरी मिलेगा, जहाँ आपको पत्थर मिलेगा। दूसरा, क्या क्योरी साइट्स नहीं डिसाइड हो सकती हैं? आप क्रशर कहीं भी लगाएं, क्योरी साइट्स कहीं और हो, वहाँ से आप पत्थर उठाएं, क्रश करें और बेचें। क्योंकि देखिए आप अगर लीगल पैटर्न में आएंगे तो शायद आपको भी चढ़ावा ना चढ़ाना पड़े, क्योंकि जो हर जगह चलता है। तो आपको नहीं लगता है कि लीगल तरीके से अगर आपको काम करने की इजाज़त दी जाए तो आप करने के लिए तैयार हैं? देखिए बिल्कुल मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात, आपकी बात का जवाब देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में जहाँ मैंने देखा कि सारा काम इलीगल हो रहा है, और मैं बोलता हूँ कि वो बंद कैसे होगा जब यहाँ के लोग ही चाहते हैं कि हम इलीगल करें। हमने लीगल एक पॉइंट लिया था, ऑक्शन लिया था हमने वहाँ शिबनोत में, लेकिन उसको नहीं चलने दिया, क्योंकि पुल डोडा से लेकर ठाठरी तक जो भी रेत दरिया से निकलती है सब इलीगल, और हमारा 1 करोड़ रुपया ज़ाया हो गया। हमें वहाँ रेत लेने कोई आता ही नहीं है, क्योंकि सारे का सारा सिस्टम इलीगल चल रहा है। लीगल यहाँ कोई मानता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है।
वहाँ हम लीगल करना चाहते हैं तो पहले कुछ लोगों ने शोर उठाया, कुछ धरने दिए, कुछ नेशनल हाईवे बंद की। किस लिए आपको लगता अब आखिरी बात करते हैं कि अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल बात करते हैं, आपके लीडर हैं वानी साहब के फर्जंद, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जमात इस्लामी को जो है दोबारा जो है वापस जो है रजिस्ट्रेट करना चाहिए। वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक सोशल फिट में काम करती है, ठीक है। क्या आपको लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत रिसर्च करने के बाद जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है, क्या आपको लगता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भी देश हित में काम नहीं कर रही है, देश के खिलाफ काम कर रही है, वो कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या आपको लगता है कि उनको बैन कर देना चाहिए और उनके सारे एसेट्स को फ्रीज करना चाहिए? नहीं, उनको तो वो तो देश के हित में, उन्होंने कहाँ बोला हम देश के हित में काम नहीं कर रहे, वो तो देश के हित में काम कर रहे हैं। अब उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो उनका अपना निज़ाम है, वो किस निज़ाम को चलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो उनका काम है। लगता नहीं हिंदुस्तान का जो निज़ाम है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाज़ाब्ता अम्बेडकर साहब ने बनाया, उस निज़ाम के अलावा कोई दूसरा निज़ाम नहीं चल सकता है? बिल्कुल, तो वो तो उसी पे चल रहे हैं। उन्होंने कहा आज तक मानते हैं कि उनको जो है बाज़ाब्ता दोबारा जो है इजाज़त वो नहीं, उनका एक अपना सिस्टम है, मतलब अपने सिस्टम से चलते हैं। वो क्या, वो तो सिर्फ मुझे तो लगता है कि वो अल्लाह की इबादत में अपना सारा वक्त। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, क्या आप अपील करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जमात इस्लामी को दोबारा जो है रजिस्ट्रेट करना चाहिए, दोबारा जो है उनको काम करने का मौका देना चाहिए? उनको बैन किया ही कब है? वो तो बैन बाज़ाब्ता बैन है, उनके सारे ऑफिस सीज है। वो तो काम कर रहे हैं। अच्छा, वो काम कर रहे हैं, मतलब आपकी नॉलेज में है वो काम कर रहे हैं? नहीं, कर रहे होंगे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। देखो, मुझे जमात इस्लामी से कोई लेना देना नहीं है, ना उतना मेरा उनके साथ मैं कह रहा हूँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो नहीं है, वो कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। अलबत्ता जहाँ मैं दिख रहा हूँ, जो मस्जिदों में इमामत करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत के अलावा वो ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाज़ाब्ता किसी भी मजहब का हो, वो हिंदू मजहब का हो, सिख मजहब का, ईसाई मजहब का हो, अगर वो कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे हैं कोई भी, तो क्या आपको लगता है कि उसको बैन कर देना चाहिए, उसको काम नहीं करना देना चाहिए? नहीं, अगर एंटी इंडिया कोई भी काम कर रहे हैं उसको तो बैन करना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो एंटी इंडिया ऐसा कोई काम कर रहे हैं। तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज एज ए सीनियर लीडर कांग्रेस आने वाले वक्त में, क्योंकि कांग्रेस की पकड़ है चिनाब में ही, सबसे खतरनाक पकड़ चिनाब में ही है, वो शायद कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा बहुत काम किया है कांग्रेस ने, तो क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में, जो आपके व्यूवर्स भी है आपको देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, कि कांग्रेस की नीति क्या रहेगी डोडा में, ये क्योंकि ये आखिरी मैसेज आपका होगा, और आगे कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी, और रियाज साहब का जो इलाका है, खासतौर पे जो गठ का इलाका है, गठ के लोग, जो ब्लॉक गठ है उसमें जितना भी, मुझे 3 ब्लॉक, वही 3 ब्लॉक में, तो गठ का इसलिए बोल रहा हूँ, आप यहीं पे रहते हैं, तो इन इलाकों में जो है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में रियाज जी कुछ ऐसा करेंगे कि लोगों को दिखेगा कि कुछ नई चीज़ें हो रही हैं? इंशाल्लाह मेरा जो प्रोग्राम है इस सियासत में आने का, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं देखना चाहता हूँ, अपने जीते जी देखना चाहता हूँ कि मेरी गरीब आवाम जो है, जो आज तक पिछड़े हुए हैं, किसी ने नहीं पूछा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना दिन रात, अपना समय पूरा उन गरीबों के साथ, उन मजलूमों के साथ, उन यतीमों के साथ, उन बेवाओं के साथ अपना कीमती समय गुजारूं, और उनको कुछ न कुछ, किसी न किसी तरह से उनको ज़मीनी सतह से ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा सियासत में आने का मतलब है, मिशन है मेरा ये। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से वक़्फ़ किया है, क्योंकि मैं यहाँ से जम्मू नहीं जा पाता हूँ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली जम्मू में है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए मैं यहाँ घर में बैठा हूँ कि इन लोगों को आज तक शायद किसी ने देखा नहीं है, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। मैं गया, मैंने रास्ते, मतलब बर्फ़बारी हुई तो मैं कई जगहों पे गया, मैंने देखा चलने के लिए रास्ते नहीं हैं। एक जगह मैं गया, वहाँ एक बेचारी बेवा औरत थी, उसके 1-2 बच्चे हैं, वो एक कमरे में बैठी हुई थी, और इतना पानी आ रहा था, तो शायद मेरे जज्बात इतने उभर गए कि मेरी आंखों से आंसू टपक गए कि आज के दौर में ये जो डिजिटल इंडिया का दावा हो रहा है, आज के दौर में इस गरीब शख्स बेचारी को
किसी ने नहीं पूछा इसको क्या एक कमरा इसके लिए नहीं था, नहीं हिंदुस्तान सरकार के पास था कि इसको क्यों नहीं दिया गया है। तो मैंने उसको काफ़ी दिलासा दिया कि मैं जब भी आऊँगा तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर लेके आऊँगा, आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। तो ये मिस्टर रियाज जी थे जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, जिन्होंने एक दर्द भराना अपील जो है पब्लिक से भी की, सरकार से भी की कि ख़ासतौर पे गरीबों का मसीहा कोई नहीं है। जब ये देखने भी जाते हैं तो हालात वही हैं गाँव के, तो गाँव में बदलाव कैसे आएगा, सरकार क्या करेगी और सरकार की मंशा आगे क्या है, वो तो चलो सरकार के ऊपर है, लेकिन हमारा काम है आप तक खबर पहुँचाना। और आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।